सीरिया के अराजक हालात अरब के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच जंग छिड़ गई है। सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बशर के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में सक्रिय संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीरियाई सेना के 80% हथियार तबाह कर दिए गए हैं। फिर भी सीरिया के बिगड़ते हालात इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत, दर्जनों MiG-29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा, धधकते हुए सीरिया के सैन्य बेस, विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजराइल की स्थिति यह थी कि इजराइल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन HTS के बीच जंग हो रही थी और इजराइल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों के सत्ता में आते ही इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा-2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर है। लताकिया बेस पर इजराइल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजराइल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजराइल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने कहा है कि सीरिया में इजराइल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था।
इजराइल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजराइल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए हैं। इजराइल ने सीरिया के लताकिया, तारतुस, दमिश्क, होम्स और पल्मायरा पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने 48 घंटे में 480 एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल के हमले में सीरिया के सभी MiG-29 जेट जलकर खाक हो गए और इस हमले में सीरिया के सभी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। सीरियाई सेना की स्कड क्रूज मिसाइलें, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी नष्ट हो गई। सीरियाई सेना के सभी ड्रोन गोदाम भी इजरायली हमलों में खाक हो गए। रडार स्टेशन और टैंक सहित हेवी आर्टिलरी भी तबाह कर दी गई। इजराइल भविष्य की सोचकर ये हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है, उसकी आंच इजराइल तक आनी तय है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर ISIS का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच ISIS का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके HTS सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। SNA यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी HTS के साथ सक्रिय है। FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। SDF कुर्द लड़ाकों का संगठन है और HTS के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा ISIS सुन्नी संगठन है और SDF के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी SDF के साथ टकराव है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है, जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं। सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या सीरिया के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या इन 3 टुकड़ों पर 3 देशों का कब्जा होने जा रहा है? क्या सीरिया पर अब अमेरिका, इजराइल और तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा? ये सवाल तब खड़े हुए, ये आशंका तब बढ़ गई जब उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित गुट
सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने सरेंडर कर दिया। अब एसडीएफ ने जिन इलाकों को छोड़ दिया है उन पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है। तो क्या इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर लेगा? क्या इजराइल और अमेरिका भी सीरिया के बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लेंगे? सीरिया में तुर्की को बड़ी जीत मिल गई है। ये जीत अमेरिका समर्थित संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के खिलाफ मिली है। तुर्की की भीषण बमबारी से तबाह हुए एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं और इसी के साथ सीरिया के 3 टुकड़े होने की आशंका बढ़ गई है। सीरिया के 3 टुकड़े क्यों और कैसे हो सकते हैं, इन 3 टुकड़ों पर किसका कब्जा हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप तुर्की की जीत कैसे हुई और एसडीएफ को सरेंडर क्यों करना पड़ा, इसकी वजह जान लीजिए। उत्तर पूर्वी सीरिया में अब तक अमेरिका के समर्थन वाले गुट एसडीएफ का कंट्रोल था, यानी रक्का, दायर अल जोर और अल हस्का प्रांत में तुर्की के दुश्मन एसडीएफ का कब्जा था। मनबिज शहर पर भी एसडीएफ का कब्जा था, लेकिन अब इन सारे इलाकों में एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं। एसडीएफ ने सरेंडर क्यों किया? सीरिया में तुर्की को एसडीएफ के खिलाफ बड़ी और रणनीतिक जीत क्यों मिली? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहला कारण है तुर्की की जबरदस्त बमबारी। न सिर्फ तुर्की बल्कि उसके समर्थित संगठन यानी एसएनए ने भी एसडीएफ के खिलाफ विध्वंसक सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। तुर्की की वायुसेना ने एसडीएफ पर आसमान से वज्रपात किया तो एसएनए ने जमीन से धावा बोला। तुर्की की बमबारी की वजह से एसडीएफ की कमर टूट गई। तुर्की ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले कर एसडीएफ के 12 ट्रक, 2 टैंक और 2 हथियार गोदामों को जला दिया। तुर्की की एयर स्ट्राइक में एसडीएफ के 27 ठिकाने तबाह हो गए। तुर्की की सेना ने बड़ी तादाद में एसडीएफ की मिसाइलों और गोला बारूद को सीज कर दिया है। जिस वक्त तुर्की और एसएनए एसडीएफ के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे थे, उसी वक्त दायर अल जोर प्रांत के लोग एसडीएफ के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर एसडीएफ की मौजूदगी का विरोध करने लगे। आवाम का यह विद्रोह देखकर एसडीएफ दहशत में पड़ गई। आवाम के गुस्से को देखकर ही दायर अल जोर में एसडीएफ के लिए लड़ने वाले लोकल लड़ाकों के गुट मिलिट्री काउंसिल ने खुद को एसडीएफ से अलग कर लिया, यानी उसने एसडीएफ के लिए जंग लड़ने से इनकार कर दिया। इन्हीं सब कारणों से एसडीएफ को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। एसडीएफ ने हथियार डालने का ऐलान किया तो दायर अल जोर के लोग जश्न मनाने लगे। सीरिया में अब जो नए समीकरण बने हैं उससे सीरिया का नक्शा बदल सकता है। सीरिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीरिया के तीनों हिस्सों पर 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। ये देश है तुर्की, इजराइल और अमेरिका। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है। ऐसे में अब इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर सकता है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस है और इसी इलाके में अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस हिस्से को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले सकता है। ईरान गोलन हाइट्स की तरफ से भीषण हमला करते हुए दमिश्क तक पहुंच चुका है। गोलन हाइट्स से लेकर दमिश्क और उससे आगे तक के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर सकता है और इसी तरह से सीरिया के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन तीनों हिस्सों में 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है।
इस तस्वीर को देखिए, एसडीएफ के लड़ाकों ने इस तरह से उत्तर पूर्व सीरिया के इलाकों को खाली कर दिया। एसडीएफ को अमेरिका और तुर्की के दबाव की वजह से भी झुकना पड़ा। दरअसल अमेरिका समर्थित गुट एसडीएफ और तुर्की समर्थित संगठन एसएनए में समझौता करवाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला सीरिया पहुंचे। अमेरिका ने एसडीएफ को तो तुर्की ने एसएनए को समझौते के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों संगठनों में करार हुआ। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ हमला न करने को सहमत हो गए। अब एसडीएफ के छोड़े गए इलाके पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब सीरिया 3 टुकड़ों में बंट सकता है। एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा हो सकता है, दूसरे हिस्से पर इजराइल का और तीसरे हिस्से पर अमेरिका का। सीरिया में समीकरण बिगड़े तो रूसी सेना ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। रूस की नौसेना ने 2 दिन के अंदर तारतूस नेवल बेस में अपने सभी युद्धपोतों को निकाल लिया है। अब सवाल यही है कि क्या सीरिया 3 टुकड़ों में बंटने जा रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सीरिया की धरती महाशक्तियों में महाजंग का मैदान बनेगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला हुआ है। बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। सीरिया में असद शासन के खिलाफ हुए विद्रोह तख्ता पलट तक पहुंच गया है, लेकिन विद्रोह की जो आग सीरिया में लगी है उसकी आंच जल्द ही चीन तक पहुंचने वाली है। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि चीन के एक बड़े हिस्से में बारूदी बगावत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। और ये बगावत करेंगे वीगर मुसलमान, वो समुदाय जिसे कई दशकों से चीन के शिनजियांग प्रांत में दमन के तहत लगातार कुचला जा रहा है। आखिर कैसे मिले इस बात के संकेत? ये संकेत कितने पुख्ता हैं और चीन में विद्रोह के बारूद की सप्लाई लाइन किसने खोली है? देखिए पूरी डिटेल में ये स्पेशल रिपोर्ट। असद का तख्ता पलट, चीन पर नया संकट। ये चीन का शिनजियांग प्रांत है। ये वही जगह है जहां तुर्की मूल के वीगर मुसलमान रहते हैं। वो जमीन जिसे वो अपने देश के तौर पर हासिल करना चाहते हैं। इस मांग का कारण चीन सरकार का दमनकारी रवैया है। सेना के वीगर मुसलमानों पर टारगेटेड हमले हैं। नीतिगत धार्मिक पाबंदियां हैं और शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के खात्मे के लिए बनाया गया रिहैबिलिटेशन सेंटर है। लेकिन चीन में प्रताड़ित इस समुदाय में अब आक्रामक बदलाव आ रहा है। ये तस्वीरें चीन में प्रताड़ित वीगर समुदाय के विद्रोह की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है।
सीरिया में बगावत का बिगुल फूंकने वाले विद्रोही संगठनों में से एक संगठन वीगर मुसलमानों का भी है, जिसने तुर्की के प्रॉक्सी के रूप में सीरिया में असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अलेप्पो जैसे शहर पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह भूमिका सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं होगी, जिसका संकेत लताकिया की एक मस्जिद में हुई तकरीर से मिल गए हैं। ये वो तकरीर है जो लताकिया की मस्जिद में वीगर साथियों के लिए उनके लीडर ने दी है। हालांकि इसमें चीन पर हमले की बात नहीं की गई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीरिया में विद्रोही की भूमिका निभाने उतरे चीन के वीगर मुसलमानों को सिर्फ अपनी फिक्र है। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सीरिया के अलेप्पो से उन्होंने चीन के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। सार्वजनिक हुआ यह वीडियो चीन के लिए सबसे बड़े संकट की आहट है। यह असद सेना का वो बारूदी जखीरा है जो अलेप्पो में वीगर विद्रोहियों के हाथ लग गया है। यह लंबी दूरी तक हमला करने वाली PM-21 ग्रैड मिसाइलों का भंडार है और वीगर विद्रोही इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इसी वीडियो में उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए चीन में विद्रोह के लिए मिसाइल के इस्तेमाल की चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी मुमकिन है कि सीरिया में मौजूद विद्रोही भले ही चीन नहीं जाएंगे, लेकिन ये मिसाइल चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद वीगर मुसलमान साथियों तक सप्लाई हो जाए। चीन में प्रताड़ित वीगर मुसलमानों को एक नया ठिकाना मिल गया है। यह ठिकाना सीरिया का वो हिस्सा है जहां तुर्की समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। ये विद्रोही चीन में फंसे अपने लोगों को बचाने के लिए किसी जंग में भी उतर सकते हैं और सीरिया की तरह वो चीन से अपना क्षेत्र हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन से निकले वीगर मुसलमान सीरिया क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे और असद सरकार के खिलाफ उन्होंने जंग में उतरकर विद्रोहियों की मदद क्यों की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीगर मुसलमानों की स्थिति जान लीजिए। दशकों से चीन के दमन का शिकार होने वाले वीगर मुसलमानों को शिनजियांग में अब तक कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन अब सूरत बदल सकती है क्योंकि शिनजियांग में इस समय भी करीब 1 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है और ये आबादी वीगर मुसलमानों की है जो वहाँ अल्पसंख्यक है। वीगर मुसलमान दरअसल तुर्की मूल के लोग हैं। वो चीन के शिनजियांग में रहते हुए भी तुर्की भाषा में ही बातचीत करते हैं और दावा है कि शिनजियांग प्रांत वीगर मुसलमानों की ही जमीन है। लेकिन चीन के विस्तार से वीगर बदहाल हो गए हैं। चीन की सरकार ने वीगर पर सख्त नीतिगत पाबंदियां लगाई हैं, इसीलिए अक्सर शिनजियांग के सीमावर्ती क्षेत्रों में वीगर और चीन की सेना के बीच टकराव होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वीगर सीरिया के विद्रोह में कैसे शामिल हुए। इसे एक रूट के जरिए हम आपको बताते हैं। शिनजियांग से भागे वीगर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मीनिया होते हुए तुर्की पहुंचे और तुर्की से उन्हें संघर्ष में शामिल करने के लिए सीरिया भेजा गया। अब खतरा यह है कि जिस रूट से वीगर मुसलमान सीरिया तक पहुंचे हैं, उसी रूट से असद सेना की छोड़ी हुई मिसाइल चीन तक पहुंच सकती है, जिसका इस्तेमाल चीन के सशस्त्र बल पर हो सकता है और अगर यह होता है तो चीन के लिए संकट की स्थिति बन जाएगी। शिनजियांग प्रांत में सीपीसी के खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। चीन की सेना के मोर्चा संभालते ही गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार वीगर कमजोर नहीं होंगे बल्कि ताकतवर होंगे और जिस विद्रोह की आशंका है वो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा।
क्योंकि वीगर विद्रोही पूर्वी तुर्किस्तान की मांग के लिए लड़ेंगे और इस विद्रोह को चीन के दुश्मन बारूद से भड़काएंगे। चीन की सेना के खिलाफ हथियारों की सप्लाई शुरू होगी। अफगानिस्तान के रास्ते चीन में बारूदी सप्लाई आसान भी होगी। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर सीमावर्ती देश भी मददगार होंगे। हालांकि यह भविष्य की आशंका है, लेकिन सीरिया में वीगर विद्रोहियों के पहुंचने और जंग का हिस्सा बनने के बाद इस आशंका पर रणनीति की मोहर लगती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वीगर विद्रोहियों के पीछे ताकतवर देश है। चीन के अत्याचार से त्रस्त वीगर मुसलमानों ने तुर्की का रुख किया था। तुर्की मूल के वीगर समुदाय को नई जमीन देने का आश्वासन मिला था। इस आश्वासन के तहत वीगर विद्रोहियों को असद सेना के खिलाफ जंग लड़नी थी और इस जंग में जीत मिलने पर उन्हें इदलिब में बसाया जाना था। इसलिए उन्होंने तुर्की शासन की मदद से विद्रोहियों का सीरिया में साथ दिया और जीत हासिल की। इसलिए वो इदलिब में अपनी नई जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जंग सीरिया में सिर्फ जमीन की नहीं है, ये जंग है पूर्वी तुर्किस्तान की, जिसे हासिल करने का रास्ता उन्हें मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। मिडिल ईस्ट से अलग यूरोप पर भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। यहां किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध नेटो की जंग में बदल सकता है। दरअसल जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे पुतिन आग बबूला हैं और उन्होंने नेटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लान के मुताबिक हो रहा है, जो अगर पूरा हुआ तो रूस और नेटो के बीच महासंग्राम तय है। सवाल है कि बाइडेन रूस और नेटो की जंग क्यों चाहते हैं? आखिर इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पुतिन किसी भी वक्त नेटो देशों के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं? क्या किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप को भस्म कर सकती है? इन सवालों और कयासों के पीछे अमेरिका और यूरोप से आ रही वो खबरें हैं जिन्होंने पेरिस से लेकर लंदन और बर्लिन तक की टेंशन बढ़ा दी है। डर है किसी भी वक्त पुतिन की मिसाइलें यूरोप के टॉप देशों की राजधानी को राख बना सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही पहली ब्रेकिंग खबर है। अमेरिका ने रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि पुतिन ने ऑरेशनिक मिसाइलों को आधुनिक बनाने और जखीरा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यही वो दो खबरें हैं जो यूक्रेन युद्ध को रूस वर्सेस नेटो की जंग में तब्दील कर सकती हैं और दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा होगा। दरअसल पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी, उसके बाद अमेरिका और नेटो देशों की मिसाइलों से रूस पर हमले की हरी झंडी दी गई। लेकिन इसके बाद अब रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो बाइडेन पुतिन को उकसा रहे हैं ताकि रूस नेटो पर हमला करे और नेटो को रूस पर पलटवार करने का मौका मिल सके। दरअसल G7 देशों ने 2022 में रूस की 325 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की थी। इससे हर साल G7 देशों को तकरीबन 3 अरब डॉलर का ब्याज मिलता है। अब इसी पैसे को अमेरिका ने यूक्रेन को देने का फैसला किया है ताकि यूक्रेन इससे अस्पताल और आधारभूत ढांचे को विकसित कर सके। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का फंड दिया है, जिसे आने वाले सालों में बढ़ाया जाएगा।
अमेरिका के इस ऐलान से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी सबसे आधुनिक ऑरिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में भी कई और बदलाव कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका और G7 देशों के इस कदम के बाद रूसी राष्ट्रपति नेटो देशों के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है। ऑरिस्टिक को लेकर उनका आदेश इसी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल रूस का दावा है कि ऑरिस्टिक IRBM मिसाइल को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और ये हथियार परमाणु वॉरहेड तक लेकर जाने में सक्षम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों में तबाही लाने के लिए ऑरिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरिस्टिक की ताकत से दुनिया वाकिफ है। पुतिन की धमकियों और उनकी विध्वंसक मिसाइल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका नया कवच तैयार कर रहा है। अमेरिका ने इस कवच की टेस्टिंग का ऐलान भी किया है, जिसका वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। इस वीडियो में गुआम से एक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल से जाकर टकराती है। अमेरिका ने गुआम में नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। एंडरसन एयरफोर्स बेस के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए रिम 161 SM-3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम एजिस गुआम सिस्टम है। दावा है कि एजिस गुआम सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में इस नए डिफेंस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होनी है। इसके बाद इसे अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इसे नेटो देशों की सुरक्षा में भी तैनात किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका अपने मित्र देशों की सुरक्षा पुख्ता करने पर काम कर रहा है, तो वहीं रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस में परमाणु तबाही के नए हथियार तैनात कर दिए हैं। जिसकी पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हमने यहां परमाणु हथियार तैनात किए हैं, विरोधी इसे मजाक समझने की भूल ना करें। दरअसल रूस अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मित्र देशों में परमाणु वॉरहेड और मिसाइलें तैनात कर रहा है और इस लिस्ट में टॉप पर बेलारूस है। रूस ने बेलारूस में परमाणु वॉरहेड से लैस नई इस्कंदर मिसाइलें तैनात की, साथ ही ऑरिस्टिक मिसाइल के तैनात करने की योजना बना रहा है। पुतिन सिर्फ बेलारूस ही नहीं बल्कि सभी CSTO देशों के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में उन्होंने CSTO देशों के साथ बैठक की। मीटिंग में पुतिन ने कहा, कुछ देश जैविक प्रयोगशालाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए काम करना होगा। पुतिन के इस कदम को नेटो के खिलाफ एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, जो दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिजिया के 90% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब क्रेमलिन का अगला मिशन कीव पर कब्जा है। इसके लिए बड़ी रणनीति बनाई गई है। बॉम्बर्स एंगल्स बेस पर तैनात कर दिए गए हैं और बॉम्बर्स को कवर देने के लिए फाइटर जेट भी वॉर रेडी है। अब रूस कभी भी कीव पर बम बरसा सकता है। आज की रात कीव के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि जो तैयारी रूस ने की है वो इशारे दे रही है कि कुछ घंटों में कीव विध्वंस के लिए रूसी बॉम्बर्स उड़ान भर सकते हैं।
आज रात कीव पर भीषण हमला हो सकता है। इसके लिए रूस ने तैयारी पूरी कर ली है। बस पुतिन का ऑर्डर मिला नहीं कि कीव का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि पुतिन की सेना साउथ यूक्रेन में तेजी से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। अब कीव पर आखिरी प्रहार किया जाएगा, जिससे ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। ये ज़ेपोरिजिया से आई तस्वीरें हैं। हमले इतने भीषण थे कि 90% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया। उन इलाकों से यूक्रेन के सैनिक भाग गए। रूस ने ज़ेपोरिजिया में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। यह हमला एक मेडिकल सेंटर पर किया गया, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए। बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। पिछले 3 दिन से ज़ेपोरिजिया पर रूस इसी तरह के हमले कर रहा है, जिससे संपूर्ण ज़ेपोरिजिया पर कब्जा हो सके। रूस ने कई ड्रोन हमले भी किए, जिसमें ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रही IAEA की गाड़ी पर भी हमला किया, जिसमें IAEA टीम के सदस्य तो बच गए, लेकिन गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। ज़ेपोरिजिया के अलावा बाखमुत में भी हमले किए गए, जहां डोनेट्स्क पर ड्रोन स्ट्राइक की। हमले का वीडियो यूक्रेन ने शेयर किया है, जिसमें एक मिलिट्री पोस्ट जलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के कई हमले 24 घंटे में किए गए। इतने भयंकर हमले के बाद भी रूस रुका नहीं है। वो अब आगे कीव पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस ने हमले का नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके तहत आज रात बड़ा हमला किया जा सकता है। इसके लिए एयरबेस पर बॉम्बर अलर्ट मोड में तैनात कर दिए गए हैं। एंगल्स एयरबेस को पूरी तरह से हमले के लिए तैयार कर दिया है। बॉम्बर को कवर देने के लिए Su-35 की स्क्वाड्रन तैयार है, जिन्हें कुर्स्क के पास बॉर्डर लाइन पर लगाया गया है। यानी रूस कुर्स्क में यूक्रेन के सैनिकों पर भी हमले करेगा और कीव में आखिरी प्रहार करके ज़ेलेंस्की के मंसूबे को रौंद सकता है। एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि एंगल्स एयरबेस पर रूस के युद्धक विमान तैनात हैं। यानी एंगल्स एयरबेस पर फाइटर जेट और बॉम्बर की संख्या बढ़ाई गई है। सैटेलाइट इमेज से यूक्रेन ने दावा किया है कि एंगल्स एयरबेस पर 2 Tu-160, 5 Tu-95, 9 Su-34, 2 Su-30 युद्धक विमान की तैनाती की गई है। यह संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा है। इनकी तैनाती पिछले कुछ दिनों में ही की गई है। फाइटर जेट और बॉम्बर सैटेलाइट इमेज में साफ देखे जा सकते हैं। इसकी जानकारी यूक्रेन को भी है, इसीलिए यूक्रेन एंगल्स बेस पर हमले की तैयारी में है, जिससे रूस को हमला करने का मौका न मिल पाए। इसलिए आज रात एक तरफ रूस हमला कर सकता है, तो उससे पहले यूक्रेन भी रूस में तबाही मचा सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है और यूक्रेन रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में हमले कर रहा है। यूक्रेन तेंगरोंग, रोस्तोव और ब्रियांस्क में रात भर ड्रोन की बारिश करता रहा, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने से कई ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन ने मिसाइल अटैक भी किए। रूस अब मेड इन यूक्रेन मिसाइल का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहा है, क्योंकि नेटो से हथियारों की सप्लाई रुक चुकी है। इसलिए यूक्रेन खुद ही हथियार बना रहा है। एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पेक्लो मिसाइल को दिखाया गया है। पेक्लो की रेंज 700 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा यूक्रेन ने किया है।
यानी रूस के कई बड़े इलाकों तक इसकी पहुंच है। बीती रात यूक्रेन ने इसी मिसाइल से हमले किए थे, जिससे रूस के कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ। अब पेक्लो को अपना खास हथियार बनाकर रूस में भारी तबाही बचाने की तैयारी है और इसकी टेस्टिंग बीती रात 10 पेक्लो मिसाइल दाग कर ली गई, जिसमें से 6 पेक्लो मिसाइल ने रूस के एक ऑयल डिपो को खाक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया में असद शासन के तख्ता पलट के बाद सत्ता ट्रांसफर के साथ पूर्व सरकार के एसेट्स, लायबिलिटी और अकाउंट की पड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ हैरान करने वाले बिंदु भी हैं, और वो ये कि वित्त विभाग के पास देश का ब्यौरा तो है, लेकिन बशर अल असद की संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं है। हालांकि जो घोषित है वो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन असद की संपत्ति से जुड़े नए दावे और खुलासे चौंका रहे हैं। अब क्या है नया खुलासा, इसे भी जान लीजिए। खत्म असद का डर, संपत्ति रूस ट्रांसफर। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद बड़ा विषय है असद की संपत्ति। इस संपत्ति पर सवाल तब उठने शुरू हुए जब बशर अल असद ने अपने परिवार समेत सीरिया को छोड़ दिया और विद्रोहियों ने उनके घर पर कब्जा जमा लिया। तब असद की लग्जरी लाइफ की कल्पना हुई और संपत्ति की जानकारी जुटाई जाने लगी। हालांकि किसी को भी असद की संपत्ति की पुख्ता जानकारी नहीं थी। जो पता था वो सिर्फ इतना कि सीरियाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति से जुड़ा कोई भी तथ्य नहीं था। सिर्फ दावा किया गया कि असद की व्यक्तिगत अघोषित संपत्ति ही करीब $95 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा असद के पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति मिलाकर यह राशि $120 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि असद की वास्तविक संपत्ति $135 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि असद ने यह संपत्ति रूस ट्रांसफर कर दी है।